माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए या उस पर चर्चा करेंगे वो है फलों की खेती। तो फलों की खेती में सबसे पहले हम लेते हैं आम। तो आज आम के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जो आम होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है मेलिफेरा इंडिका। मेलिफेरा इंडिका क्या होता है? मेलिफेरा इंडिका। और इसकी फैमिली होती है, फैमिली क्या होती है? वो होती है एनाकार्डियेसी। कौन सी होती है? एनाकार्डियेसी। और एनाकार्डियेसी फैमिली में और कौन सा फल आता है? वो आता है काजू। आम के अलावा काजू की फैमिली कौन सी होती है? एनाकार्डियेसी होती है। बात करें इसके उत्पत्ति स्थल की, उत्पत्ति स्थान, तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है भारत का बर्मा क्षेत्र या इंडो बर्मा। भारत का बर्मा क्षेत्र या इंडो बर्मा। तो ध्यान रखना कहाँ होता है उत्पत्ति स्थान? भारत का बर्मा क्षेत्र या इंडो बर्मा। अब बात करते हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र कितना होता है आम में? आम में गुणसूत्र होता है 40। ध्यान रखना कितने? 40। तो बराबर कितने होते हैं? 40। इसके बाद बात करते हैं आम का विस्तार या वितरण। तो जो विश्व में आम होता है उसमें से सर्वाधिक आम कौन से देश में होते हैं? वो होते हैं भारत में। किसमें होते हैं? भारत में होते हैं। और कितने प्रतिशत आम होते हैं? विश्व के 54% आम कहाँ होते हैं? भारत में होते हैं। फिर बात करें भारत में सर्वाधिक आम होते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में। और जो भारत में आम के लिए जो क्षेत्र है वो है 45%। 45%, मतलब जो 45% पर आम की खेती की जाती है। बाद में क्षेत्र पर तो आम का है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है? केले का होता है। ध्यान रखना। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक आम कहाँ होते हैं? बांसवाड़ा में होते हैं। ध्यान रखना कहाँ होते हैं? बांसवाड़ा में होते हैं। और बांसवाड़ा के अलावा अन्य राज्यों अन्य जिलों में भी होते हैं, जैसे सिरोही, सिरोही, उदयपुर, उदयपुर और जयपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा में होता है, और बांसवाड़ा के अलावा सिरोही, उदयपुर और जयपुर में भी आम उत्पादन होता है। और विश्व का भारत में 54% आम होता है, और भारत में आम का क्षेत्रफल कितना है? 45%। अब बात करते हैं आम का खाद्य योग्य भाग। आम का खाद्य योग्य, तो आम का खाद्य योग्य भाग कौन सा है? मेसोकार्प या मध्य फल वृद्धि। मध्य फल वृद्धि। ध्यान रखना आम का खाद्य योग्य भाग कौन सा है? मेसोकार्प या मध्य फल वृद्धि। फिर बात करें आम का फल प्रकार। तो फल प्रकार होता है आम का अष्टल या ध्रुव, ध्रुव या अष्टल, अष्टल।
बात करें इसके पुष्पक्रम की, तो आम का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? आम का पुष्पक्रम कहलाता है पेनिकल। क्या कहलाता है? पुष्पक्रम पेनिकल। अब बात करते हैं इसके जो इसमें जो एप्लन पाई जाती है आम में। आम में एक हैबिट होती है एप्लन, एक साल फल उत्पादन करना और एक साल नहीं करना। तो जो एप्लन को रोकने के लिए जो केमिकल काम में लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं पेक्लाब्यूटरजोल या कल्टार एप्लन दूर करने के लिए। वो लिए जाते हैं कल्टार या पेक्लाब्यूटरजोल या लिख देता हूँ पेक्लाब्यूटरजोल। और इसकी 5 से 10 ग्राम मात्रा पर प्लांट काम में लेते हैं। कितनी मात्रा? 5 से 10 ग्राम पर प्लांट काम में लेते हैं। फिर बात करते हैं जो आम होता है वो क्या होता है? क्लाइमेटिक फल होता है। क्लाइमेटिक फ्रूट होता है। क्लाइमेटिक का अर्थ होता है इसको तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट कहते हैं। और जो इसमें परागण होता है वो किस प्रकार का होता है? क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण। किस प्रकार का परागण होता है? परपरागण होता है। और वो किसके द्वारा होता है? वो होता है घरेलू मक्खी के द्वारा। घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इसके अन्य नाम। अन्य नाम अन्य नाम किस नाम से बोलते हैं इसको? किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा भी आम को बोलते हैं। नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल भी किसको बोलते हैं? आम को बोलते हैं। और इसके अलावा इसको बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं। बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं, क्योंकि बाथरूम फ्रूट इसलिए बोलते हैं इसको इसको इस आम को खाने से जो हाथ गंदे हो जाते हैं और गंदे होने पर हाथ को धोया जाता है, तो क्या बोलेंगे? इसको बाथरूम फ्रूट बोलेंगे। इसी कारण इसको बाथरूम फ्रूट के नाम से बोलते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं परवर्धन। परवर्धन या प्रोपोगेशन। तो इसमें दो प्रकार का प्रवर्धन होता है। एक होता है लैंगिक, वो तो होता है बीज द्वारा, और एक होता है अलैंगिक, वो होता है वानस्पतिक भागों द्वारा। वानस्पतिक भागों द्वारा। तो अलैंगिक होता है वो होता है एक तो वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग, एक इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, और एक होता है इनार्चिंग, इनार्चिंग। तो इसमें जो वानस्पतिक प्रसारण होता है वो होता है वीनियर ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग और इपिकोटाइल और इनार्चिंग के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें इसके जलवायु की। जलवायु की, तो इसकी जलवायु होती है उष्ण व नम।
उष्ण व नम जलवायु होती है, और इसका जो तापमान होता है, तापमान वो होता है 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? उष्ण व नम होती है, आपको ध्यान रखना है। उष्ण व नम होती है और ये क्लाइमेटिक फ्लूइड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस्मों के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं अब बात करूंगा किस्मों के बारे में। तो जो सामान्य किस्में होती है वो होती है दशहरी, चौसा, लंगड़ा, तोतापुरी, केसर, कजली, सिंधु, आम्रपाली, मलिका, रत्ना, अल्फांसो, और बेंगनपल्ली, बेंगलोरा, अर्कापुनित, और ये मुख्य मुख्य किस्में हो गई है इसकी। तो जो दशहरी किस्म होती है वो सर्वाधिक मात्रा में जो भारत में आम पाए जाते हैं वो दशहरी किस्म के पाए जाते हैं। और जो चौसा किस्म होती है वो क्या होती है? सबसे मीठी किस्म होती है, सबसे मीठी किस्म होती है। तो ध्यान रखना है, जो चौसा किस्म होती है वो सबसे मीठी किस्म होती है। और जो सिंधु किस्म होती है वो बीज रहित किस्म होती है, बीज रहित या सीडलेस, बीज रहित या सीडलेस किस्म होती है। तो ध्यान रखना है। और जो आम्रपाली और मल्लिका ये गृहवाटिका के लिए उपयुक्त किस्में है। ये गृहवाटिका के लिए उपयुक्त किस्में कौन सी? आम्रपाली और मल्लिका। और जो ये दशहरी किस्म होती है उसमें जो ब्लैक सी फ्रॉग होता है, ब्लैक सी फ्रॉग होता है, उससे सर्वाधिक प्रभावित किस्म होती है कौन सी? दशहरी होती है। और जो बैंगनपल्ली किस्म होती है वो जो आम में रोग होता है मैंगो मोरफॉर्मिस, उससे सर्वाधिक प्रभावित होती है। मैंगो मोरफॉर्मेशन रोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन सी किस्म होती है? बैंगनपल्ली किस्म होती है। और जो एल्फानो किस्म होती है वो क्या होती है? निर्यात के लिए प्रसिद्ध किस्म है। किसके लिए? निर्यात के लिए, निर्यात के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म है निर्यात के लिए कौन सी? एल्फांसो। और ये सब सर्वाधिक कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र में ये किस्म उगाई जाती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और एक होती है जो 2-3 क्रॉस होते हैं इसके किस्मों के, जो मैं आपको ट्रिक के साथ बता देता हूँ। एक तो था DNA, दशहरी इंटू नीलम,
दशहरी इंटू नीलम, इनके संकरण से कौन सी किस्म तैयार की गई है? आम्रपाली। क्या होता है? RAS रत्ना इंटू अल्फांसो, कौन सी किस्म तैयार की गई है? सिंधु। सिंधु। एक होता है RNA, RNA में सबसे पहले इससे लेते हैं नीलम इंटू अल्फांसो, नीलम इंटू अल्फांसो, तो कौन सी किस्म हुई? रत्ना। तो कभी कभार इनमें से भी पूछ लेते हैं किस्मों का, भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं हम पौधरोपण के बारे में। पौधरोपण के बारे में या प्लांटेशन के बारे में। पौधरोपण के बारे में, तो पौधरोपण इसके जो पौधे लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं वर्षा ऋतु में, और इसमें जो पुष्पन होता है वो होता है दिसंबर जनवरी में। पुष्पन कब होता है? दिसंबर और जनवरी में। ये भी आपको ध्यान रखना, जो फूल आने का अवस्था होती है दिसंबर और जनवरी। फिर बात करते हैं पौधरोपण में जो R/P लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी वो कितनी रखते हैं? 10 मीटर। और आम की जो मल्लिका और अमर वाली किस्म होती है, मल्लिका और अम्रपाली, उसमें 2.5 इंटू 2.5 मीटर रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो सामान्य किस्में होती है उसमें 10 मीटर, और जो हाइब्रिड किस्में होती है मल्लिका है जैसे अम्रपाली, उसमें 2.5 इंटू 2.5 रखा जाता है। फिर बात करते हैं इसके गड्ढे का आकार। गड्ढे का आकार वो रखा जाता है 1 जो मीटर। जो पौधा लगाया जाता है उसको 1 रखा जाता है, तो गड्ढे का आकार होता है। फिर अब बात करते हैं आम में रोग। कीट व रोग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीटों की। तो आम में एक तो लगता है आम का फुदका, आम का फुदका। एक लगता है मिलीबग, एक लगता है मैंगो स्टोन विविल, आम का फुदका, इसको बोलते हैं एम्ब्रिटोटस एटकिंसोनी, एम्ब्रिटोटस एटकिंसोनी। क्या बोलते हैं? एम्ब्रिटोटस एटकिंसोनी, एम्ब्रिटोटस एटकिंसोनी। और एक वो चीज रह गई थी उसमें किसको में से, तो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए कौन कौन सी किस्में? निरंजन और मधुलिका, निरंजन और मधुलिका। और बहुपूर्णता वाली किस्में, बहुपूर्णता वाली किस्में कौन कौन सी थी? गोवा, ओलूर, चंद्रकरण, बेलोरी,
वेलोस या बप्पा काइट। ये कौन सी किस्में थी? बहुफुटक वाली किस्में थी आम में। और ऑफ सीजन की किस्में थी नाइट्रोजन और मधुमेह। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आम का खुदका। आम के खुदके वो वैज्ञानिक भाषा में क्या होते हैं? एपिटोडिक। जो ये आम का खुदका होता है ये आम की नई वृद्धि को खाता है और आम को नुकसान पहुंचाता है। और इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? डाइमिथाइल 0.1% का क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। डाइमिथाइल 0.1% का। अब आते हैं मिलीबग की। तो मिलीबग को वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? ड्रोसिका मेलिफेरी। ड्रोसिका मेलिफेरी। जो मिलीबग होता है वो क्या करता है? या तो ये जो छोटे आम होते हैं, फल पौधे नहीं, जो छोटे आम होते हैं और जो आम की नई वृद्धि होती है उनका रस चूसकर नुकसान पहुंचा दे। अगर आम का एक बार रस चूस लिया तो उनका विकास नहीं हो पाता है और जो पत्तियां होती है उनका रस चूसने से उनका भी विकास नहीं हो पाता है। तो ये मिलीबग इस प्रकार नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? जो पौधे का तना होता है उसे 60 सेंटीमीटर ऊपर जमीन से और 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी, 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन की पट्टी बांध देते हैं और उस पर ग्रीस या लुब्रिकेंट को चिकना पदार्थ लगा देते हैं। तो जो ये मिलीबग कीट होता है वो रेंग कर चलने वाला कीट होता है, वो तने के सहारे चलता है। तो यहाँ पे लुब्रिकेंट या ग्रीस लगा देते हैं, या तो यहाँ चिपक जाएगा या रपट के वापिस या फिसल के नीचे गिर जाएगा। तो इसका प्रभावी। फिर बात करें मैंगो स्टील की। ये कोई आम की गुठली का रोग है। तो जो ये रोग होता है वो होता है घरेलू संगरोध के लिए। घरेलू संगरोध के लिए महत्वपूर्ण। संगरोध का मतलब होता है जिन क्षेत्रों में ये कीट लगता है उन क्षेत्रों से जो आम होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो दूसरे क्षेत्रों में नहीं लाए जा सकते, वहां पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है। तो ध्यान रखना कौन सा कीट संगरोध के प्रति कौन सा संगरोध के प्रति है? तो मैंगो स्टील ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आम के रोगों के बारे में। आम के रोगों के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू ये रोग होता है कवक के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ओडियम मेंजिफेरी कवक के द्वारा होता है। ओडियम मेंजिफेरी कवक के द्वारा होता है। इस रोग से प्रभावित पौधे में नई वृद्धि व छोटे फल होते हैं उनपे सफेद चूर्ण सा फैल जाता है। तो इस प्रकार इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और इसको इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल के लिए केराटिन का 0.1% का स्प्रे कर देंगे। तो ध्यान रखना है जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है उसका उपचार केराटिन से किया जाता है, चाहे किसी भी फसल में हो। इसके लिए जो पाउडरी मिल्ड्यू का प्रभावी उपचार होता है वो होता है केराटिन। एंथ्रोकेनोज ये होता है कोलेट्रोपिकम ग्लियोस्पोरिडिस ग्लियोस्पोरियम। ग्लियोस्पोरियम ये भी कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये भी कवक के द्वारा ही होता है। इसमें क्या होता है? जो तना होता है
उस पे काला काला द्रव्य चिपका हुआ रहता है या नीचे सतह तक पहुंच जाता है। पौधे में एक छिद्र से निकलता है और तने पे फैल जाता है, वो होता है एंथ्रेक्नोज रोग। इसका उपाय है कार्बेंडाजिम। कंट्रोल किसे कहते हैं? कंट्रोल कार्बेंडाजिम। 0.2% कार्बेंडाजिम का उपयोग करते हैं। अब तीसरा रोग है अपने ब्लैक या काला धब्बा रोग भी बोलते हैं। काला धब्बा काला धब्बा रोग भी बोलते हैं। ये होता है जो आम के बगीचे होते हैं वो ईंटों के भट्टे के पास में होते हैं, उनमें ये रोग होता है। SO2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण होता है, और कहीं कहीं ये बोरोन की कमी के कारण भी इसी के लक्षण देखे गए हैं। तो किसके कारण होता है? SO2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और कहीं भी बोरोन पोषक तत्व की कमी के कारण भी होता है। और इस रोग से जो प्रभावित किस्म होती है वो कौन सी है? दशहरी। कौन सी किस्म प्रभावित होती है? दशहरी किस्म प्रभावित होती है। और इसको अब इसका कंट्रोल या तो जो ईंट के भट्टे होते हैं वो 1-2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, या उसकी जो चिमनियाँ होती है धुआं निकलने वाली वो ऊपर होनी चाहिए, और या 0.5% बोरेक्स का छिड़काव भी आप कर सकते हो। अब चौथा रोग के बारे में बात करते हैं, मैंगो मालफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं गुच्छा मुच्छा रोग बोलते हैं। गुच्छा मुच्छा रोग, और बच्ची रोग के नाम से भी जानते हैं। गुच्छा मुच्छा रोग या बच्ची रोग या पुष्प विकृति रोग भी बोलते हैं। विकृति रोग भी बोलते हैं। गुच्छा मुच्छा बच्ची रोग और पुष्प विकृति रोग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो पुष्प होता है आम में, उसका विकास नहीं होता है, वो छोटे ही रह जाते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता है। या तो जो पौधे में पुष्पक्रम होते हैं और जो या नई वो जो नई वृद्धि होती है उनका विकास नहीं हो पाता है, इसीलिए इसमें फल नहीं बनते। तो ध्यान रखना ये होता है फ्यूजेरियम मोनिफोलिफेरा। किसके कारण होता है? फ्यूजेरियम मोनिफोलिफेरा। फ्यूजेरियम मोनिफोलिफेरा कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो इसमें जो उपचार लेते हैं वो लेते हैं 200 ppm तो NaNA, 200 ppm तो NaNA न्यूक्लिक एसिड, और मेनकोजेब इसमें काम में ले सकते हैं, या डाइफेन Z78 रोग ये जो कवकनाशी होते हैं वो काम में ले सकते हैं। अब एक रोग रह गया अपने स्पॉन्जी टिश्यू। हिंदी में बोलते हैं इसे उत्तक से रोग। क्या बोलते हैं? उत्तक से रोग। और जब मेंगोमोल्फिन रोग होता है उससे सर्वाधिक प्रभावित किस्म होती है बॉम्बे ग्रीन। कौन सी? बॉम्बे ग्रीन किस्म प्रभावित है। और उत्तक से रोग होता है उससे सर्वाधिक प्रभावित किस्म होती है
अल्फांसो, कौन सी किस्म होती है? अल्फांसो किस्म सर्वाधिक प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है, ये किसके कारण होता है? मृदा ताप संवहन के कारण होता है। मृदा ताप संवहन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मृदा ताप संवहन के कारण होता है। मृदा में ताप नियंत्रित नहीं रहता तो ये रोग हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो फल होता है उस जो ऊपर से तो सामान्य दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, और अंदर से काट के देखने पर उसमें काला निकलता है। जो अंदर का भाग होता है वो काला निकलता है, जिससे जो उत्तक होते हैं वो मर जाते हैं, इसीलिए इसका नाम उत्तक से रोग रखा गया है। अब बात करें इससे जो प्रभावित किस्में, सर्वाधिक प्रभावित किस्म होती है अल्फांसो होती है। अब इसका कंट्रोल तो इसका वो है रोग रोधी किस्में लगाना। तो रोग रोधी किस्में होती है, एक तो नीलम और दशहरी। इन किस्मों को लगा के इस रोग से निजात पाया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।